हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो 2 दिन वीडियो नहीं आए क्योंकि मैं चली गई थी शादी में। तो अब आगे से कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे क्योंकि इसके बाद मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो डालूँ। तो चलिए हम बिना देर किए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और भी बहुत कम कमेंट आते हैं, तो और भी आप लोग कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। ये हमारी कहानी का भाग 10 है। पिछले भाग में हम सबने सुना कि दिव्या को फ़ोन आता है मेनका का। वो उसे मुंबई बुलाती है और दिव्या जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं गया में अधिराज और चंचल अग्निहोत्री को एक लड़की मिलती है जिसकी आंखें नीली होती है और इसके दोनों तरफ लंबे लंबे बालों की चोटियां बनी होती है। दिव्या का कमरा। सुबह का हल्का उजाला कमरे में चारों तरफ फैला था और खिड़की से आती हवा में पर्दे लहरा रहे थे। अगले दिन दिव्या अपने घर में रेडी हो रही थी। आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें अचानक बार बार तेज हो रही थी। आज उसे अपनी सौम्या दीदी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सौम्या के साथ बिताया गया हर एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका मन दुखी हो रहा था और धड़कनें पहले से भी तेज होती जा रही थी। उसे एक अनजाना सा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिसकी तलाश में इतने सालों से निकली है वो आज मिलने वाला है। उसने बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद पटियाला सूट सलवार पहना था। सौम्या की तरह अपनी चोटी को आगे लटकाए, आंखों पर नीले लेंस, एक हाथ में डायमंड घड़ी और दूसरे में सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, पाँव में पायल की हल्की सी छनक, चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा मेकअप जिसमें वह परी की तरह लग रही थी। कोई भी लड़का उसे एक नज़र देख ले वह उसमें खो जाए। उसकी नीली आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने पर मजबूर कर सकते थे। आज वो एक बिजनेस वूमन से हटकर एक प्यारी सी लड़की लग रही थी, जैसे कोई परी हो। उसने खुद को मिरर में देखा और अपना दाहिना हाथ दिल के पास रखते हुए कहा, तू क्यों इतना धड़क रहा है? मुंबई पहली बार नहीं जा रही हूँ मैं। फिर खुद को जवाब देते हुए बोली, लगता है मेनका की रैंप वॉक में पहली बार जा रही हूँ, इसलिए इतनी घबराहट हो रही है। लेकिन इतने बड़े बड़े मीटिंग अटेंड किए हैं मैंने, कभी ऐसा डर नहीं लगा। क्यों लग रहा है जैसे आज कुछ गलत होने वाला है? इन्हीं उलझनों में उलझी वो लगातार खुद को मिरर में देखे जा रही थी। अचानक उसका ध्यान दूसरी तरफ भटक गया। उसने मिरर में खुद को घूरते हुए कहा, मैंने अपनी पहचान ही मिटा दी। 4 साल से जिसे ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिला ही नहीं। न जाने और कितने साल लगेंगे, न जाने कब तक मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। दिव्या शीशे के सामने खड़ी थी। आज उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था। एक हल्की सी चिंता की लकीर उसके माथे पर थी और आंखों में किसी खोए हुए पल की बेचैनी। मेनका का रैंप वॉक तो सिर्फ एक बहाना था। वो मुंबई जाकर उस डिटेक्टिव से मिलना चाहती थी जो सौम्या को ढूंढ रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, क्या आज मुझे वो मिल जाएगा? आज उसके मन में एक हलचल मची हुई थी जो बहुत ही अलग फीलिंग दे रही थी उसे। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हो जाएगा या फिर कुछ बहुत ही अच्छा। यह सारी बातें सोचकर उसका मन घबरा रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, क्या जॉन को बता दूं? ऐसे चुपचाप निकलना ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मामा जी और पापा मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे। नहीं, जॉन को बता देती हूँ और मैं उसे चुप कर मुझ पर नज़र रखने के लिए बोल दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचते हुए उसने अपना पर्स उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। लोकेशन मुंबई, पुलिस हेड ऑफिस। सुबह 10:30 बजे। पूरा ऑफिस एक अलग ही ऊर्जा से भरा था। हर कोना जैसे किसी बड़े त्योहार की तैयारी में जुटा हो।
जब से खबर आई थी कि मुंबई पुलिस को एक नया आईपीएस ऑफिसर मिलने वाला है, तब से हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन ये तबादला सिर्फ किसी और ऑफिसर का नहीं था। करीब 10 साल बाद एक महिला ऑफिसर फिर से मुंबई शहर की कमान संभालने जा रही थी। महिला आईपीएस, यह शब्द सुनकर शहर की लड़कियों की आंखों में अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें लगा जैसे अब उनकी आवाज और मजबूत हो गई हो। मुख्य भवन को गेंदे के फूलों और सफेद पर्दों से सजाया गया था। साइड में एक छोटा सा ग्राउंड तैयार किया गया था, जहां एक सुंदर सा मंच बनाया गया था। हर पुलिस कर्मचारी लाइन में खड़े थे, अपने नए बॉस का इंतजार करते हुए। तभी दूर से पुलिस की 4 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आकर रुकती हैं। पहली गाड़ी से ड्राइवर उतरता है और पीछे का दरवाजा खोलता है। दूसरी ओर एक इंस्पेक्टर भी गाड़ी से बाहर आता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, 2 चमचमाते वर्दी वाले जूते बाहर निकलते हैं। फिर दिखाई देता है एक आत्मविश्वास से भरा चेहरा, बिना किसी मेकअप, केवल आंखों में गाढ़ा काजल, बालों का एक टाइट पोनीटेल और सिर पर पुलिस की टोपी, हाथों में डंडा और कंधे पर बैज, सीने पर नाम वंदना कोठारी। हाँ, वही वंदना, सौम्या की दोस्त, जिसका सपना था आईपीएस बनना। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार पूरे आत्मविश्वास से यूपीएससी पास किया और आज वह इस मंच पर खड़ी है। जैसे ही उसने पांव जमीन पर रखे, पूरे पुलिस बल ने एक साथ सलामी दी। अपनी आंखों पर वर्दी का घमंड लिए वंदना स्टेज पर पहुंच गई। स्टेज पर पहुंचते ही 2 सीनियर ऑफिसर ने उसे फूल का बड़ा सा बुके देकर उसका स्वागत किया। उसके बाद वंदना के हाथों में माइक लेकर बोलना शुरू किया। धीमे मगर लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। जय हिंद, मैं वंदना कोठारी, इस शहर की नए आईपीएस ऑफिसर। मुंबई की बेटियों को अब डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। हम हर उस सोच को तोड़ेंगे जो कहती है कि लड़की कमजोर होती है। अब रात की सड़कों पर डर नहीं, अधिकार चलेगा। कानून सबके लिए बराबर है और मेरा पहला वादा यही है, मैं कभी पक्षपात नहीं करूंगी। और हाँ, जो गलती करेगा, चाहे वह कोई भी हो, वह बचेगा नहीं। पूरा मैदान तालियों की गूंज से भर गया। कुछ पुलिस वालों की आंखों में गर्व था और कुछ की आंखों में डर। यह सब बोलते हुए वंदना की आंखों के सामने बार बार सौम्या का चेहरा घूम रहा था। मजबूर बेबस सौम्या, जो किसी की मदद की गुहार लिए अनजान सड़कों पर भटक रही थी। कैसे उसने फोन करके वंदना को बताया था कि वह प्रेग्नेंट है, और उसका अचानक यूं गायब हो जाना, और फिर इतने दिनों तक उसका कोई सुराग न मिलना, और अचानक से उसकी लाश सबके सामने आया। वंदना को अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। इस बात की आत्मग्लानि उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अपने सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके जानबूझकर मुंबई शहर को अपनी पोस्टिंग के लिए चुना था। सिर्फ एक वजह थी, सौम्या। उसका पहला मिशन सौम्या के कातिल का पता लगाना था। सौम्या के गायब होने के बाद वंदना अपनी पढ़ाई में ऐसी उलझ गई थी कि उसे कुछ सोचने और खोजने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसका यूपीएससी का रिजल्ट आया, वह बिना देर किए दिव्या से मिलने दिल्ली पहुंच गई। तब उसे पता चला कि सौम्या का एक बेटा भी है। ये बात उसे 1 साल पहले पता चली थी, जब वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी जा रही थी। उसी वक्त उसने खुद से वादा किया था कि जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी, वह अपना ट्रांसफर मुंबई करवाकर सौम्या को ढूंढेगी। वंदना एक अकेली खड़ी थी, जिसने सौम्या को उस लड़के के साथ देखा था। उसे शक था कि नील से मिलकर उस लड़के के बारे में पता लगाया जा सकता है। वो उस लड़की को ढूंढ सकती थी, लेकिन उस समय वह खुद एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी, चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। इन सब बातों को सोचते हुए उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन अपनी सहेली की याद में बहने वाले इन आंसुओं को वह अपने जूनियर के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। उसने खुद को संभाला, अपने जज्बातों को विराम दिया
और स्टेज से नीचे उतर आई। पुलिस की फ्लीट के बीचों बीच वंदना जाकर अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी रही थी कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, मेनका। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन उठाया। वंदना दीदी, कहाँ रह गई हैं आप? जल्दी आइए ना, दिव्या आ गई है। उधर से मेनका की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। ओके, आ रही हूँ, वंदना ने जवाब दिया और फोन कट कर दिया। 4 साल बाद फिर से मरीन क्राउन फेस्ट का आयोजन किया गया था, मुंबई के मरीन ड्राइव से सटे शानदार गैलेरिया हॉल में। और आज उसकी पहली ड्यूटी थी। यह कोई मामूली फैशन शो नहीं था, बल्कि एक ऐसा रैंप वॉक था जहां बड़े बड़े अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, फैशन डिजाइनर और मॉडलिंग एजेंसीज के हेड खुद मौजूद रहते थे। एक ऐसा मंच था जहां से चुनी गई मॉडल्स को सीधा फिल्मों या सीरियल में मौका मिल सकता था। इस साल का शो और भी खास था। कुल 7 घंटे तक चलने वाला यह फैशन टेस्ट मुंबई के टॉप 5 इवेंट्स में शामिल था। लगभग 300 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इवेंट के 2 राउंड होने थे, एक इंट्रोडक्टरी वॉक और दूसरा थीम राउंड, जिसमें प्रतिभागियों को अपने अभिनय और एटीट्यूड से दर्शकों को प्रभावित करना था। यह मंच एक सपने को हकीकत में बदलने जैसा था और इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के कंधों पर थी और इसका नेतृत्व वंदना के हाथ में था। स्थान वशिष्ठ हाउस, मुंबई, दोपहर 12 बजे। अपने कमरे में खड़ा वशिष्ठ आईने के सामने टाई के नोट्स को अंतिम बार ठीक कर रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर मैक्स खड़ा उसे गौर से देख रहा था। आज वशिष्ठ को भी उसे फंक्शन में जाना था। जिस वशिष्ठ को ऐसे आयोजनों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, आज वह अपने छोटे भाई मयंक की खुशी के लिए तैयार हो रहा था। ऐसा इवेंट जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मरीन क्राउन फैशन फेस्ट 2025। मयंक को जज के तौर पर चुना गया था। मयंक भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में उसका नाम पिछले 3 सालों से छाया हुआ था। हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस उसे अपने सीरियल में बतौर लीड देखना चाहता था, लेकिन वशिष्ठ, जो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, इतना कि घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करता था, उसका ऐसा व्यवहार सबको चिंतित करने लगा था। वह भावनाओं से दूर एकदम अलग थलग सा हो गया था। लेकिन मयंक और नव्या, इन 2 लोगों की बातें वह कभी टाल नहीं सकता था। मयंक ने बहुत मनोहार की और आखिरकार वशिष्ठ मान ही गया। इतना ही नहीं, नव्या भी उसके साथ इस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैक्स ने परफ्यूम की शीशी उठाई और वशिष्ठ के सूट पर हल्का सा स्प्रे किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, एक बार फिर से सोच लीजिए सर, बस 30 मिनट के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 30 मिनट हमारे लिए काफ़ी होंगे? मिहिर का कॉल आया था, हमारी 2 मीटिंग छूट जाएगी। वह हल्के अंदाज में बोल रहा था, लेकिन उसके लहजे में छुपी बात वशिष्ठ समझ चुका था। वशिष्ठ ने परफ्यूम की ढक्कन बंद होते हुए देखा, फिर अपने काने सन ग्लासेस लगाए, आंखों पर चढ़ाया और आदेश दिया, जाकर देखो नव्या रेडी है या नहीं। ओके बॉस। मैक्स ने हल्का सा सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में मैक्स तेजी से चल रहा था कि सामने से नव्या आती दिखाई दी। हमेशा की तरह उसके हाथ में गेम पैड था और वह चलते चलते गेम खेल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने गेम में था। मैक्स अचानक से रुक गया। कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र दिव्या पर टिक गई। 19 साल की नव्या, वाइट जीन्स, पिंक टॉप, खुले बाल, कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में सिल्वर ब्रासलेट और पैरों में हाई हील सैंडल। एक पल के लिए जैसे समय ठहर सा गया था। मैक्स उसकी ओर देखता रह गया, बेहद खोए हुए अंदाज में।
इसी बीच नव्या सीधे उसके सीने से टकरा गई। ओ सॉरी। नव्या छलाकर पीछे हुई और बोली, आप बीच में क्यों खड़े हैं? आपको और कोई जगह नहीं मिली? मैक्स थोड़ा झेपते हुए बोला, वो मैं आपको देखने ही आया था। सर पूछ रहे थे आप रेडी हैं या नहीं। रेडी हूं मैं, और अब साइड हो जाइए मेरे रास्ते से। कहते हुए नव्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मैक्स वहीं खड़ा उसके पीछे मुस्कुराता रह गया। और इधर मरीन ग्राउंड गैलेरिया हॉल में दोपहर 1 बजे, मुंबई की चमकती शाम, समंदर की लहरों से टकराती रोशनी और मरीन ग्राउंड में चारों ओर रैंप लाइट्स की चकाचौंध। भीड़ में ग्लैमर के बीच फैशन टेस्ट का माहौल शिखर पर था। मंच के दोनों ओर सेलिब्रिटीज, पत्रकार और कैमरा क्रू तैनात खड़े थे। दर्शक दीर्घा की एक सीट पर दिव्या बैठी थी। वह वहां अपनी दोस्त मेनका को सपोर्ट करने आई थी, जो उस दिन के स्टार मॉडल में से एक थी। स्टेज पर तेज लाइट चमक रही थी, जैसे उसे दुनिया में अब और कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन तभी भीड़ में एक अजीब सी हलचल हुई, और यह हलचल सिर्फ हलचल नहीं, बल्कि किसी खास के आने की आड़ थी। ठीक उसी समय वशिष्ठ अपने भाई मयंक के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके साथ मैक्स भी था, जो अपने चंचल अंदाज में इधर उधर नजरें घुमा रहा था। जैसे ही वशिष्ठ भीतर आया, उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी, हैंडसम लुक और खूबसूरत चेहरा लोगों की नजरों का केंद्र बन गया। ऐसा लगा मानो किसी ने शो को रोक दिया हो। सबकी नजरें स्टेज से हटकर वशिष्ठ पर टिक गई। दिव्या ने जैसे ही वशिष्ठ के चेहरे की झलक देखी, वह पल भर के लिए उसी में खो गई। उसकी आंखों में चमक ठहर गई और सांसें थम सी गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना हैंडसम और चार्मिंग हो सकता है। 18 साल पहले का वशिष्ठ, वो वशिष्ठ तब अलग था। क्लीन सेव, मासूम और थोड़ा बच्चों जैसा। लेकिन आज सामने खड़ा शख्स काले बिजनेस सूट में, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों पर काला सनग्लासेस और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ, जैसे कोई बिजनेस सम्राट हो। उसका अंदाज, उसकी मौजूदगी इतनी असरदार थी कि शादीशुदा एक्ट्रेस भी उसे देखकर आहें भरने पर मजबूर हो गई। दिव्या के दिल में जो धारणा थी कि जॉन से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता, आज उस सोच को वशिष्ठ ने पूरी तरह हिला दिया। वह जिसे अब तक सिर्फ जॉन को देखकर नजरें नहीं हटा पाती थी, आज खुद को वशिष्ठ के चेहरे में खोता पा रही थी। जॉन, जो अब तक ये जानता था कि दिव्या हमेशा उसे ही देखती है और मन ही मन उससे जुड़ी भी रहती है। उसने दिव्या की नजरें भांप ली। उसने महसूस किया कि दिव्या की आंखें अब किसी और को तलाश रही है, और उस पर जॉन के अंदर कुछ टूट सा गया। एक चुभन सी हुई, बेआवाज दर्द। दिव्या के आसपास जॉन किसी को भटकने तक नहीं देता था। उसकी हिफाजत, उसकी मौजूदगी और उसकी मुस्कान, सब पर उसका एक अधिकार सा हो गया था। लेकिन आज किसी अजनबी के लिए वह अधिकार हवा में बिखर गया। वशिष्ठ अपनी धीमी लेकिन असरदार चाल से चलता हुआ दिव्या के सामने से गुजर गया। उसकी नजरें तो काले चश्मे के पीछे छुपी थी, लेकिन दिव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नजरें उसकी रूह में उतर गई हो। वो कुछ कहे भी ना, उसे देखे भी ना, बस गुजर गया। और उसके गुजरते ही एक महक सी रह गई, जैसे कोई तूफान चुपचाप होकर गया हो। वशिष्ठ दूसरे साइड के फर्स्ट रूम में जाकर बैठ गया। उसकी उपस्थिति अकेले ही उस जगह को खास बना रही थी। लेकिन चेयर पर बैठते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे एक अनजाना सा एहसास छूकर जा रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसी फीलिंग है। जैसे ही वशिष्ठ अपने चेयर पर बैठा, दिव्या को खुद पर शर्म आने लगी और उसके गाल लाल हो गए। और उसने मन में खुद को डांटते हुए कहा, तू भी ना दिव्या, क्या क्या करने लगती है। और उसने वापस से अपना ध्यान स्टेज की तरफ लगाया। मयंक, जिसे शो के जज के तौर पर बुलाया गया था, उसे मुख्य जजों की कतार में बैठाया जा रहा था।
और वशिष्ठ बस उसका साथ देने आया था। लेकिन वह साथ अब सबकी धड़कनों में शामिल हो चुका था। मॉडल्स की चाल और दर्शकों की तालियां माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। दिव्या की आंखें मंच पर टिकी थी। फैशन शो की शुरुआत हुई। अलग अलग मॉडल्स रैंप पर अपने फैशन के जलवे बिखेरने लगी। सभी अपनी स्टाइल और खूबसूरती से ध्यान आकर्षित कर रही थी। लेकिन जैसे ही एक विशेष मॉडल ने एंट्री मारी, सारा हॉल जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। मेनका शर्मा हल्के ग्रीन रंग की साड़ी में सजी हुई, उसके बाल कमर तक लहराते हुए और कानों में बड़े बड़े राजस्थानी झुमके। एक सहज आत्मविश्वास के साथ वो रैंप पर बढ़ रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और साड़ी का पारंपरिक लेकिन शानदार डिजाइन किसी का भी दिल छू सकता था। मेनका के कदम जैसे ही स्टेज पर पड़े, हर आंख उस पर टिकी हुई थी। खूबसूरत कमशीन बदन, पतली कमर, हाथों में घड़ी और पैरों में ही आई पतले से पायल की छन छन की आवाज हर मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए मेनका की नजर से स्टेज पर आग ही लग गया था। अंत में रैंप वॉक खत्म होने पर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। यह पल शो का सबसे प्रभावशाली था। उसकी शालीनता और आधुनिकता का अद्भुत मेल। सिद्धार्थ जो पहले मस्ती कर रहा था, अब एक टक मेनका को अपना मुंह खोले देख रहा था। दिव्या, दिव्या, यह सच में हमारी राजधानी एक्सप्रेस है ना? उसने हैरान होकर कहा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, यह चुड़ैल इतनी खूबसूरत है। दिव्या ने उसे घूरते हुए कहा। मुंह बंद कर, मक्खी घुस जाएगी। मयंक अपनी आंखें डॉक्यूमेंट से हटाकर अब मेनका पर टिका चुका था। वह उसके लुक और स्टाइल से इतने प्रभावित था कि उसके बिना किसी सोच विचार से उसे याद किया। ये लड़की सच में नायाब है, उसने मन में सोचा। आज तक उसने कई सुंदर और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ काम किया था। उन सब में एक बड़ी बात थी, वह अपने हुस्न के चाल में सबको फंसाना चाहती थी। लेकिन इस मॉडल में एक बात थी, यह अपने हुस्न का जलवा नहीं बिखेर रही थी। इसके रोम रोम से संस्कार और सादगी झलक रहे थे, जो मयंक के दिल को छू गया। दर्शकों की भीड़ के बीच रंग बिरंगी रोशनी में बैठी नव्या बार बार अपनी गर्दन घुमा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें शो को तलाश रही थी। वह मंच पर चल रहे शो से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं लग रही थी। आज सुबह ही उसने अपने सबसे पसंदीदा हीरो का इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस देखा था, जिसमें उसके गेमिंग दुनिया का नया नया उभरता हुआ सितारा द रॉकी स्टार स्टेटस पर डाला था कि वो अभी मरीन ड्राइव फैशन शो देखने आ रहा है। और नव्या, जो उसे कई दिनों से मन ही मन चाहने लगी थी, उसकी गेमिंग स्टाइल की दीवानी थी। इस उम्मीद में यहाँ आई थी कि शायद बस एक झलक, बस एक बार उसकी आंखें द रॉकी स्टार से टकरा जाए। वह जानती थी कि रॉकी स्टार को आज तक किसी ने सामने से नहीं देखा। तभी एक वेटर ट्रे में जूस के ग्लास लेकर उसके पास आया। नव्या ने बिना ध्यान दिए एक ग्लास उठा लिया और अपने होठों से लगाने ही वाली थी कि तभी स्टेज पर एक चोरखा धमाका हुआ। तेज फ्लैश लाइट्स, फायर इफेक्ट्स और अचानक की गई एक स्पेशल एंट्री ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही धमाका हुआ, नव्या का हाथ कांपा और जूस का ग्लास उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके कपड़ों पर गिर गया। नव्या! मैक्स एकदम से खड़ा हुआ और चिंतित होकर बोला, यू ओके? नव्या ने हड़बड़ाकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। वशिष्ठ, जो कुछ ही दूरी पर बैठा था, उसने तुरंत परिस्थिति को समझा और मैक्स से कहा, उसे वॉशरूम ले जाओ। लेकिन मैक्स, जो वशिष्ठ की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं चाहता था, झिझकते हुए बोला, लेकिन सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वशिष्ठ ने नजरें चारों तरफ दौड़ाई। यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है और फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं दिख रहा
जिससे डर ना पड़े। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैक्स ने ना चाहते हुए भी नव्या को उठाया और दोनों वॉशरूम की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर आईपीएस वंदना कोठारी अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी देखने में व्यस्त थी। उसकी प्रोफेशनल चाल, उसकी आंखों की चौकसी और कमांडिंग आभा सब पर भारी पड़ रही थी। और तभी अचानक उसकी नज़र नील पर पड़ी और उसका दिल धड़कने लगा। क्या यह वही लड़का था जिसे वह ढूंढ रही थी? उसे यकीन नहीं हो रहा था। वंदना ने पल भर के लिए सोचा और फिर उसे भीड़ में खो दिया। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह नील था या उसका वहम। भीड़ में खड़ा नील अचानक चौंक गया, क्योंकि उसने भी वंदना को देख लिया था। वंदना को देखते ही उसे सौम्या के मिलने की उम्मीद बढ़ गई। नील मन में सोचता है, वंदना। फिर उसने अपने आप से कहा, मैं भी क्या क्या सोचता हूँ, वह वर्दी में कैसे हो सकती है? तभी उसे पीछे से भीड़ में से धक्का लगा और वंदना उसे अभी भी दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी आंखों का धोखा नहीं है। वह भीड़ को चीरते हुए तेजी से वंदना की ओर बढ़ा और उसी पल वंदना ने भी नील की एक हल्की झलक पाई, किसी पुराने चेहरे की जो उसकी यादों में गुम हो चुका था। दोनों एक दूसरे को पहचानने के कगार पर थे, लेकिन तभी रैंप वॉक की तेज धुन बजी और दोनों का ध्यान टूट गया। इन सारी चीजों से ऊपर जाने के लिए जैसे ही वशिष्ठ ने अपनी सीट छोड़ दी और स्टेज के पास से गुजरने लगा, दिव्या को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी धड़कन तेज हुई और माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआने लगी। वह नर्वस महसूस करने लगी और उसके हाथों में भी पसीना आने लगा। उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपने पसीने को पोंछने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। वशिष्ठ उसके पास से गुजरते हुए एक पल के लिए दिव्या को देखा और फिर आगे बढ़ गया। जॉन, जो दिव्या के पास था, तुरंत अपनी बोतल उसकी ओर बढ़ाकर बोला, क्या हुआ दिव्या, सब ठीक है ना? दिव्या ने खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस अजनबी पर टिकी थी। वशिष्ठ, जो अब तक दिव्या से थोड़ा दूर जा चुका था, अचानक कुछ महसूस करता है और उसके कदम रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर पलट कर देखा। वशिष्ठ जैसे ही पीछे मुड़ा, दिव्या उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वशिष्ठ को दिव्या का सिर्फ हल्का सा झलक दिखा और उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसे भी अपने अंदर गर्मी और बेचैनी दोनों महसूस होने लगी। दिव्या के ठीक सामने जॉन खड़ा हो गया था। इस समय दिव्या का पीठ वशिष्ठ की तरफ था और जॉन का चेहरा वशिष्ठ के सामने था। इस समय सिद्धार्थ भी खड़ा हो गया और बोला, दिव्या, तुम ठीक हो ना? फिर अचानक दिव्या का सैंडल कारपेट में फंस गया और वह गिरने लगी। इस वक्त जैसे ही जॉन ने दिव्या को थामा, उसका दुपट्टा उसके कंधे से फिसल कर गिरा। हर किसी की नजरें स्टेज पर ही थी, लेकिन वशिष्ठ की नजर दिव्या पर बनी हुई थी। जॉन के सामने होने से दिव्या उसे ठीक से दिख नहीं रही थी। जॉन ने दिव्या को सहारा देकर खड़ा किया। वशिष्ठ ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक टक दिव्या को देख रहा था। शायद दिव्या के पलटने का इंतजार कर रहा था। उसे दिव्या की बॉडी की बनावट जानी पहचानी लग रही थी, या फिर यूं कहें सौम्या की तरह लग रही थी। उसने अपने कदम धीरे धीरे दिव्या की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। मैक्स ने भी वशिष्ठ के नज़रों का पीछा किया और वह भी वशिष्ठ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस उलझन में उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि नव्या उन दोनों से अलग हो चुकी थी। अभी वशिष्ठ दिव्या के पास पहुंचता, लेकिन तभी शो खत्म हुआ और अनाउंसर ने ऐलान किया, आज की 2 विनर मॉडल्स हैं मेनका शर्मा और दीप्ति रॉय। तालियां गूंजने लगी। मेनका को बैज पहनाया गया जिस पर उसके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था,
मेनका शर्मा। मेनका के चेहरे की चमक देखने लायक थी और उसकी नजरें भीड़ में दिव्या और सिद्धार्थ को ढूंढने लगी। यह इस फैशन शो का फर्स्ट राउंड था। सेकंड राउंड अभी बाकी था। अचानक से भीड़ इतनी बढ़ गई कि वशिष्ठ दिव्या के पास तक नहीं पहुंच सका। दिव्या जॉन के साथ वॉशरूम की ओर निकल गई थी। वंदना जो सिक्योरिटी में थी सीसीटीवी चेक कर रही थी और उस समय उसे एक उम्मीद थी कि शायद नील अब भी शो में कहीं होगा। लेकिन जैसे ही शो खत्म होने की घोषणा हुई वह बीच में ही अपने काम को छोड़कर बाहर की ओर बढ़ी। उसे डर था कि अगर भीड़ और अधिक बढ़ी तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। शो खत्म होते ही नव्या की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, उम्मीद और हल्का सा डर, कहीं वो आया ही ना हो। वो वशिष्ठ के बगल से चुपचाप उठ गई। उसके चाल में हल्की सी जल्दी थी पर चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपनी चुन्नी को बार बार कंधे पर ठीक किया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को काबू में रखने की कोशिश की। भीड़ अब बिखर रही थी और नव्या उस भीड़ के बीच उस चेहरे को तलाश कर रही थी जो उसने कभी देखा ही नहीं था। फिर वह धीरे धीरे वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ी जहाँ लोग कम थे। दीवार के सहारे टिक कर खड़ी नव्या की नजरें लगातार घूम रही थी। उसके चेहरे पर अब हल्की सी झुंझलाहट थी। तुम दिखते क्यों नहीं हो? उसने मन ही मन बुदबुदाया। तभी सामने से जॉन, दिव्या और सिद्धार्थ आते हुए दिखे। जॉन ने दिव्या का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि दिव्या का सैंडल कारपेट में उलझ गया था। वो हल्के से लड़खड़ा गई थी और उसका माथा थोड़ा सा सिकुड़ गया था। जॉन ने नरमी से उसे संभाला लेकिन सिद्धार्थ नीचे झुका और गंभीरता से दिव्या के पैरों की तरफ देखने लगा। नव्या अब भी ध्यान से भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा, हल्का सा उलझाव था। दिव्या ने जॉन से अपना हाथ छुड़ाया और वॉशरूम के अंदर चली गई और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। धड़ाम की आवाज। सिद्धार्थ और नव्या की जोरदार टक्कर हो गई थी। नव्या का चेहरा एक झटके से सामने आया, आंखें चौड़ी हो गई और होंठ गुस्से से भीज गया। उसका गेम पैड जमीन पर गिर गया और गुस्से और चंचलाहट में बोली, हे भगवान, मेरा गेम पैड। वो तेजी से नीचे झुकी और अपना गेम पैड उठाते हुए अब भी चिल्लाने ही वाली थी। तभी उसके कानों में एक लड़के की तेज आवाज पड़ी। सिद्धार्थ पीछे हटा, गर्दन हल्का झटका देकर बोला, अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? नव्या का माथा सिकुड़ गया, होंठ टेढ़े हो गए। वो धीरे से सीधी हुई। उसकी आंखें आग बरसा रही थी। क्या बोला तूने? अंधी? तू खुद मगरमच्छ जैसी चाल चल रहा था और मुझसे कह रहा है इतनी बड़ी लड़की तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? सिद्धार्थ की भौं ऊपर उठी, होठों पर चुटीली मुस्कान तैर गई। उसने अपने बालों को हाथ से पीछे किया और बोला, लड़की? कौन लड़की? कैसी लड़की? और कहाँ है लड़की? मुझे तो कोई लड़की नहीं दिख रही, बस एक नौटंकीबाज बंदरिया दिख रही है जो उल्टा चल रही थी। अब तू गिरे और दोस्त मुझ पे। नव्या का चेहरा अब पूरी तरह गुस्से से तपने लगा। उसकी ठोड़ी हल्का ऊपर, आंखें एकदम सीधी। उसकी आंखों में जैसे वो आर पार देख रही हो। तूने मुझे बंदरिया कहा? ओ गधे की औलाद, तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे किसी मगरमच्छ ने जिराफ को खा लिया हो। अब सिद्धार्थ ने हाथ बांध लिए और हंसते हुए बोला, अब गेम में इतना भी नहीं घुसना चाहिए, ऐसा लगे जैसे सीधा गेम से निकलकर आई चुड़ैल लगे। तुझे पता नहीं है कौन हूँ मैं अभी मैक्स को बुलाती हूँ, वह तुझे अपनी उंगलियों पर उठाकर बाहर फेंक देगा। कहते हुए नव्या अपने मोबाइल निकाला और नंबर डायल करने लगी। इस पर सिद्धार्थ उसकी बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला, पता है मुझे, किसी बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, अमीर बाप की। लेकिन अपना यह अमीरी ना मेरे पास मत झाड़ो, समझे? वरना मैं तुम्हारी अमीरी के चादर में तुम्हें लपेट कर शमशान पहुंचा दूंगा।
आज से पहले किसी ने भी नव्या से इस तरीके से बात नहीं की थी। उसने एक बार सिद्धार्थ को देखा और उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर इस बार सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हुआ और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोला, ओह, तेरे गेम पैड के साथ साथ तेरा दिमाग भी डाउन हो गया है क्या? कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग कर रही है। नव्या ने हाथ कमर पर रखा और गर्दन टेढ़ी करके बोली, तू जिस दिन मेरे हाथ आया ना, तेरे जैसे न जाने कितने की सारी चमक उतार दिया है मैंने। दोनों की आंखें एक दूसरे में घुसी हुई थी, पास पास जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। जॉन पीछे दीवार से टिक कर मुस्कुरा रहा था। आज तो मज़ा आ गया। ये फैशन शो से ज़्यादा मसालेदार तो ये बंदरिया और रॉकी स्टार की लड़ाई है। नव्या ने गुस्से से गेम पैड उठाया, उसे चेक किया और फिर एक जल्दी नज़र सिद्धार्थ पर फेंकते हुए मुड़ी। तभी सामने से उसे मैक्स आता हुआ दिखाई दिया और वह रुक गई। नव्या ने मैक्स को आंखों से इशारा किया और मैक्स ने बिना कुछ सोचे समझे सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। यह देखते ही जॉन की आंखें सख्त हो गई। अब तक हंस रहा था, उसकी हंसी गायब हो गई और वह एक झटके से आगे बढ़ा और मैक्स का कॉलर पकड़कर उसे सिद्धार्थ से अलग कर दिया। मैक्स और जॉन अब तक एक दूसरे से उलझ चुके थे। दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ रखा था और इतने गुस्से में थे मानो अभी एक दूसरे की जान ले लेंगे। थोड़ी दूरी पर खड़ी नव्या मुस्कुरा रही थी और सिद्धार्थ को देख रही थी। हुआ ये कि जैसे ही वशिष्ठ कार में बैठा, उसने नव्या के लिए जगह बनाई, लेकिन नव्या वहां से गायब थी। उसने तुरंत मैक्स को आदेश दिया कि जल्दी से नव्या को ढूंढ कर लाओ। मैक्स अंदर आया तो उसने देखा कि सिद्धार्थ और नव्या आपस में कुछ उलझे हुए हैं, लेकिन तभी सीन पलट गया। मैक्स और जॉन अभी कुछ कह ही रहे थे, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और दिव्या बाहर आई। जब उसने अपने सामने का सीन देखा तो उसके होश उड़ गए। वह तेजी से मैक्स के पीछे से निकलकर जॉन का हाथ पकड़कर उसे अलग करने लगी और गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो? तुम्हें बस एक बहाना चाहिए दूसरों से लड़ने का। दिव्या के बीच बचाव से मैक्स और जॉन एक दूसरे को छोड़ चुके थे। अब दिव्या दोनों के बीच खड़ी थी। उसकी पीठ मैक्स की तरफ थी। तभी सिद्धार्थ जल्दी से आगे आया और बोला, दिव्या क्या कर रही हो? इस बार जॉन भाई की कोई गलती नहीं है, गलती तो इसकी है। इसे देखकर तो लगता है कि किसी पहाड़ जैसे चीज को किसी के ऊपर पटक दिया हो। इसने अपनी ताकत के दम पर मुझे मारा, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सारी गलती इसकी है। इसने बिना कुछ सोचे समझे मेरा कॉलर पकड़ लिया, सिद्धार्थ ने कहा। दिव्या ने जॉन का हाथ छोड़ा और पीछे पलटकर मैक्स को देखा। बिना कुछ सोचे समझे आपने ऐसे ही किसी का कॉलर पकड़ लिया? मैक्स कुछ कहने ही वाला था, लेकिन दिव्या को देखकर वो शॉक हो गया। हे भगवान, 4 साल से सबकी नींद चैन उड़ाकर यह महारानी जी यहाँ है। एक मेरा बॉस है जो इसके नाम मिलने पर पागल हुआ जा रहा है, और ये देवी जी यहाँ मस्ती में घूम रही हैं। बिना बात के थोड़े बहुत भी गुस्से का शिकार मैं होता हूँ, और इन्हें देखो, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैक्स मन ही मन यही सोच रहा था। इतने में दिव्या जॉन और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। मैक्स को जब होश आया कि दिव्या उसकी आंखों से ओझल हो रही है, तो वह जल्दी से नव्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलिए, बॉस ने आपको बुलाया है, घर जाना है।